गैलियम आर्सेनाइड। ओके, मतलब सीधे से बोलो तो हम लोगों ने कल नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है, जो रेजिस्टेंस हैं कैसे कंबाइन किए जाते हैं, तो उनमें क्या फॉर्मूला लगता है। तो सीरीज में, पैरेलल में दो टाइप के कॉम्बिनेशन हो, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका डेरिवेशन करेंगे। छोटा सा आपको 10th में भी पढ़ा है, समझ में भी जल्दी आएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं, स्टार्ट करिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक मिनट देखते रहे, साथ में कुछ चीज छूटे ना बेटा। हाँ, कोई चीज नहीं छूटेगी। ओके, चलिए गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ये ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, हेडिंग डालिए बेटा, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक, रेसिस्टेंस या रजिस्टर्स लिख लो, रेसिस्टेंस, चलो चलो कोई बात नहीं। पहला हेडिंग डालेंगे, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। अब देखिए, तो हमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में, रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। अब सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है कि भाई लाइन से, एक तरीके से हमने देखा कि रेजिस्टेंस कंबाइन किए जाते हैं किस तरीके से, एक ही बैटरी के क्या हुआ, एक ही ज्वाइंट किया जाता है, लाइन से जोड़ दिए जाते हैं, बिल्कुल एक ही लाइन में। पैरेलल में देखा होगा, ये तुमको इसलिए सिखा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ ताकि तुमको एकदम बैठ जाए दिमाग में कि कैसा है, वरना सीरीज की डेफिनेशन लिखो, पैरेलल की डेफिनेशन लिखो, कई बार डेफिनेशन से पल्ले नहीं पड़ती ये चीजें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि अल्टर बराबर सक्सेसिवली क्या किया जाए, ऑर्डरली या सीरियल से रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए और फिर उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है बेटा। तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, तो लिखेंगे सीधे सीधे बोले आप फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो रेजिस्टर्स को एंड टू एंड जोड़ देना। एंड टू एंड का मतलब समझ में आ रहा है, एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड के साथ जोड़ते जाइए, लगातार एंड टू एंड कनेक्शन करते जाइए, दैट विल बी इन सीरीज। तो लिखते हैं फटाफट, इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन, if a number of resistances are connected, if a number of resistances are connected end to end, end to end, end to end, so that same current flows through each of them, each of them। कैसा एंड टू एंड कनेक्शन किया, सीरीज रेजिस्टेंस में देखो, मैं बता रहा हूं, सीरीज रेजिस्टेंस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा आपको होता है कि आपके जो रेजिस्टेंसेस हैं एंड टू एंड इस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं कि उनमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो सेम रहे हर रजिस्टर के अक्रॉस। मतलब अगर जैसे मान लीजिए 4 रजिस्टर जोड़े, R1 R2 R3 R4, तो उसमें जो फ्लो होने वाली करंट मान लीजिए आई निकली बैटरी, तो हर एक रेजिस्टेंस से वही करंट फ्लो होते जाए, चेंज ना हो, ठीक है। इस तरीके से उनके एंड टू एंड कनेक्शन कीजिए कि उनमें जो फ्लो होने वाली करंट है, उनके थ्रू जो फ्लो होने वाली करंट है वो क्या रहे, सेम रहे। तो उसी कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर आ गया बात समझ में। यही चीज अगर उल्टा बोल देते कि रजिस्टर्स को इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्ट किया जाए कि उनमें फ्लो होने वाला वोल्ट, उनमें फ्लो होने वाली करंट डिफरेंट हो जाए, मींस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डिफरेंट हो, और जो वोल्टेज दे रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है भाई, हर एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा, हर एक के अक्रॉस अलग अलग ड्रॉप होगा भाई, क्या पता कौन कितनी वैल्यू हुआ, करंट सेम जा रही है, तो क्या होगा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बात एक ही है। तो उसमें क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहती है, एंड वाइस वर्सा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। यही इसका बेस है, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो करंट फ्लोज थ्रू ईच, सेम करंट फ्लोज ईच थ्रू ऑफ देम, ठीक है। इनको कहेंगे देन
they are said to be in said to be in सीरीज। ठीक, ये चीजें हैं, क्लियर है? चलिए तो लिखेंगे सीधे सीधे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई? पहला पॉइंट ऐसा करके लिख लेंगे, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। दूसरा पॉइंट क्या होता है? वोल्टेज इज डिवाइडेड among the resistors। ठीक, ये कहानी है मेन, ये दो पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपको याद रखने हैं। ये हो गई डेफिनेशन। अगर बाई चांस बेटा ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, एग्जाम में जरूरत नहीं है इसकी, ये मैंने इसलिए लिखवाई है कि आपको समझने के लिए कि क्या होता है भाई। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, करंट सेम रहे हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। इस तरीके का कनेक्शन जो होता है रेजिस्टेंस का, उसको क्या कहते हैं हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर आया समझ में? चलिए अब इतना लिख लीजिए, फिर डायग्राम बनाते हैं फटाफट। हो गया सर। हो गया बेटा? चलिए अब देखिए समझ में आ रही हैं चीजें? हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग क्या करते हैं, अब सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग डेरिवेशन करते हैं। चलिए मिटा दीजिए इसको। ये सिंपल है, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। तो देखिए 3 के लिए प्रूफ कर लेते हैं, कोई 3 ले लेते हैं मान लीजिए, आगे बाद में n के लिए प्रूफ कर लेंगे। ठीक, तो बड़ा सरल है। ओके, तो इक्विवेलेंट हमें क्या फाइंड करना है भाई? हम डेरिवेशन किसका फाइंड करने आ रहे हैं? फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो एक ही टर्म की बात एक ही है। कभी तुम्हें कहें क्वेश्चन में कि कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, ये सारी भाषाएं अलग अलग बोली जाती है, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि इफेक्टिव में क्या है या कंबाइंड में क्या होगा, ये सारी चीजें सेम है। ठीक, तो हम लोग क्या फाइंड करने आ रहे हैं? द रिलेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए लेट अस ड्रॉ डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो बढ़िया सा साफ सुथरा बनाइएगा। ये हमने एक सर्किट ले लिया, ये हमने एक बैटरी लगा दी बेटा, 2 सेल की बैटरी बना दी, प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी है। ये हमने एक बेटा की लगा दी, क्योंकि बिना की के कुछ होना नहीं है। की जब ऑन होगी, ऑन होने का मतलब क्या होगी? की ऑफ, की क्लोज करेंगे, एक की है। ठीक, एक की है, ये वोल्टेज है। अब देखो इसकी वैल्यू बेटा क्या है? R1, इसकी वैल्यू सपोज दैट R2, इसकी वैल्यू कितनी है? R। करंट जा रही है बैटरी में से, सपोज दैट द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस इज I। अब इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, सेम करंट जाएगी भाई साहब, जितनी निकाली बैटरी से उतनी आ जाएगी वापस। ठीक, तो ये हो गया। तो आई दो जगह लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस एक जगह लिख लिया काफी है। ठीक है, अब होगा क्या बेटा? ये रजिस्टर पहले नंबर पे पड़ गया, मान लीजिए ये रजिस्टर पहले नंबर पे पड़ गया, तो रजिस्टेंस जो पहले नंबर पे पड़ गया वो क्या करेगा? ये V वोल्टेज जो आ रहा है इसको खाएगा। उसका जितना पेट भर गया, जितना खामेला खा लिया, उसके बाद पेट भर गया, तो वो क्या करेगा? आगे के लिए छोड़ देगा। अब आगे वाला भाई R2 खाएगा इस वोल्टेज को, जो बचा हुआ वोल्टेज था। किससे बचा हुआ? इसने जो छोड़ दिया, इसने अपने भर का ले लिया, जितना इसे खाना था उतना तो इसने ले लिया, जितना बचा हुआ वो इसको दे दिया। अब भाई R2 अपना जब तक मन चाहेगा, जितना इसका कैपेसिटी होगा उतना पेट भरेगा,
और ये ले लेगा, उसके बाद R3 दिखाएगा। तो इस तरीके से जो वोल्टेज है क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि पहले इससे होके निकलेगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे पहुंच पाएगा ये वाला, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड हो गया। तो मान लीजिए अगर ये R1 है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, V1, सपोज कर लीजिए। इसके क्रॉस कितना हो गया, V2, और इसके क्रॉस कितना हो गया, V3। अब अच्छा एक तुम्हें बताते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल वायरिंग। होता क्या है कि भाई साहब करंट जा रही है सेम, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन तुमने अपने घरों की हाउस होल्ड वायरिंग में लगा लिया तो पता लगा ये वाला यहाँ पे, और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस भी इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस, पंखा है, फैन है, उसका रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस। तो ये सारे क्या होते हैं, रेजिस्टेंस ही होते हैं, जो भी लोड लगाते हो सर्किट में दैट एक्ट्स लाइक अ रेजिस्टर। तो आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए सीरीज वायरिंग करवाई और आपने 3 लोड लगा दिए, आपने 3 अप्लायंस कनेक्ट कर दिए। सीरीज का ये डिसएडवांटेज है, पता लगा एक खराब होगा, खराब हो गया, आगे करंट जा ही नहीं रही, क्योंकि ये तो खराब हो गया। अब तुम्हें पता लगाना ये मुश्किल है कि यार ये खराब है, ये खराब, क्योंकि करंट जा नहीं रही, तो ये भी इनकी भी बत्ती गुल है, इनकी भी बत्ती गुल है, ठीक। अब इनकी जब दोनों की बत्ती गुल है तो तुमको तुम्हारा काम बढ़ गया। अब तुम क्या करोगे, इसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे, तब पता लगाओगे, पाओगे कि खराब कौन है। और पैरेलल वायरिंग में क्या होता है, उसमें बढ़िया होता है, उसमें जंक्शन होते हैं। हाउस होल्ड में हमारे घरों में पैरेलल वायरिंग भी की जाती है, इसीलिए तो पैरेलल वायरिंग जहां होगी वहां हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अलग स्विच होगा। इसीलिए देखा होगा तुमने रूम में हर जगह क्या होता है, स्विच बोर्ड होता है नहीं होता है। और अगर जानते हो सीरीज में कर दी जाए हमारी वायरिंग, तो ये बस मेन गेट पे लगा देंगे हम स्विच, उसी से पूरे घर की लाइटें जलेंगी, पंखे चलेंगे, और क्या होगा, बंद भी उसी से हो जाएंगे। लेकिन नुकसान क्या है, अब वायरिंग मान लो चली हमारे घर से चली, अब नीचे वाले फ्लोर से जब ऊपर वाले फ्लोर पे वायरिंग जाएगी तो करंट भी नीचे से होकर ऊपर जाएगी, समझो बात को, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा इसलिए, हालांकि अभी ये डेरिवेशन में इसका कोई काम नहीं, बट मैं थोड़ा बता रहा हूँ, अच्छा है, समझ लीजिए। अब मान लीजिए करंट ऊपर जा रही, तो बेटा जिन जिन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से होकर करंट जा रही, सप्लाई तो कितनी है, 220 वोल्ट आपके घरों में आ रही, और हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलता है 220 वोल्ट से कम पे वो चलता नहीं, डिम लाइट होती, देखा होगा कैसे बल्ब जलता रहता है। तो भाई साहब होगा क्या कि तुम्हें तो पता है डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज में, तो पता लगा ऊपर लास्ट वाला जो बल्ब होगा घर में, जो लास्ट जो कनेक्शन होगा वो तो जलेगा ही नहीं, वहां तक जाते जाते वोल्टेज सप्लाई ही नहीं पहुंचेगी, सब खर्च हो जाएगी। और जो पहले नंबर वाला है वो खूब तेजी से जलेगा, जो लास्ट वाला है वो डिम होता चले जाएगा। तो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वर्क ही नहीं करेगा सही से, क्योंकि हर एक को क्या चाहिए, इंडिया में डिजाइन जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 220 वोल्ट, उसको 220 वोल्ट कम से कम चाहिए अच्छा चलने के लिए, ठीक है। तो इसलिए सीरीज वायरिंग का हम लोग यूज नहीं करते, दिस इज द मेन डिसएडवांटेज होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, तो इसलिए हम पैरेलल वायरिंग का यूज करते हैं। खैर आते हैं बैक टू द टॉपिक। अब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, वोल्टेज डिवाइड कर दिया। थोड़ा थ्योरी लिख लेंगे, थ्योरी आप अपने मन से भी लिख सकते हो, चाहे हमारी वाली भी लिख सकते हो, ये है जैसा लिख पाओ, अच्छा लिखना चाहिए, मतलब थ्योरी भी ऐसी लिखो कि ऐसा ना हो कि यार मतलब ही गलत निकला, लिखो किसी की भी, हमारी लिखो, आप अपने मन से लिख दो, डिस्क्राइब करना है सर्किट अरेंजमेंट को। अब आप अपने मन से लिख रहे हो तो ऐसा मीनिंग ना निकले, पता लगा सर्किट कुछ है और तुम कुछ कह रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं लिखेंगे। सपोज R1, R2 and R3 resistances connected in series with a battery नहीं सप्लाई लिखो, with a supply of V वोल्ट, या V नहीं लिखो, with a supply V, ठीक, and the current flowing in the सर्किट इज क्या है, आई करंट, ठीक। तो भाई हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, तो लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, क्या कहता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है भाई, आई आर, अगर किसी सर्किट में। अच्छा बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन भाई लिखेंगे, भाई रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, इक्विवेलेंट को कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट को चाहे आर डैश लिख दो, चाहे सीरीज वाला कर रहे तो आर एस लिख दो, ठीक है, कुछ भी सिंबल बना लो, बस इनसे डिफरेंट होना चाहिए ताकि आपस में क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर लिख लेंगे। तो अलग अलग वोल्टेज कितना होगा, हेंस V1 इक्वल टू क्या होगा, आई आर वन। पहले ये लिख लो, तो लिखेंगे सिंस V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे देखो भाई अभिषेक, ये वोल्टेज कितने में डिवाइड हो रहा है, V1 V2 V3, यानी इन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो बेटा V इक्वल टू क्या रखेंगे, आई आर। और बेटा यहां से निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन वन डाल देना, तो यहां से पहले ही लिख लो, तो लिख लो सिंस V1 अगर निकालेंगे ओम्स लॉ से तो क्या आएगा, करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू क्या होगा, आई आर टू, V3 इक्वल टू क्या होगा, आई आर थ्री। बेटा पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट से मिल जाएगा आपको बेटा आई आर वन इक्वल टू आई आर, सॉरी आई आर वन लिख दिया, सॉरी बेटा आई आर वन लिख दिया, आई आर वन यहाँ पे होगा आई आर टू प्लस आई आर थ्री। बेटा आई कॉमन लेके कट जाएगा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। तो हेंस बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कितना आ गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक, अच्छा एक चीज है, अब चाहे देखो इसे आर लिख लो, अब कहीं पता लगा इसी में आर दे रखा तो तुमको सिंबल बदलना पड़ेगा कि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं अभी के लिए बेटा क्या लिखे दे रहा हूँ, आर एस लिखे दे रहा हूँ, एस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप न्यूमेरिकल में डैश वैश कुछ भी लगा के लिख लेना, ठीक है, कराएंगे तो आप बच्चे नहीं है, समझदार हैं, ये चीज ज्यादा समझाने वाली नहीं है। अभी हमने फॉर्मूले के चक्कर में लिख दिया क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके बेटा, तो लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब भाई साहब सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होते हैं तो यानी सीरीज का ये भी डिसएडवांटेज हो गया। ये डिसएडवांटेज है कि यार सर्किट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, और अगर सर्किट का बेटा रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया तो सर्किट बेकार है, हीट हो जाएगा, हमारी सारी वायरिंग ही जल जाएगी, पता लगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो लिखेंगे इन सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। अब ये तो हो गई हमारी कहानी किसके लिए, केवल 3 रजिस्टर सीरीज में। अब मान लो यार n रजिस्टेंस है, तो लिखेंगे इफ n रजिस्टर्स या रेसिस्टेंसेस कह लो यार, रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन उसने ये नहीं कहा भी इक्वल है, डिफरेंट है, तो लिखेंगे दैट इज, क्या मतलब है उनका भाई, तो हमारा हो जाएगा हेंस आर एस कितना हो जाएगा बेटा, एन तक जोड़ दीजिए, आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 कहां तक बेटा, आर एन तक। ठीक है, अच्छा इसको बेटा आर मैक्स भी लिख सकते हो, कोई क्या मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब दिमाग में लगा लेना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है वो इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि सीरीज में कभी चाहे मिनिमम रेजिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम। लो एक और बात आ गई, अगर सीरीज रेजिस्टेंस में कभी निकलवा के आएगा फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या बोल रहा है ये, सीरीज वाला निकालो, अगर मिनिमम का है तो क्या बोल रहा है वो, पैरेलल वाला निकालो। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है, चलो अब बेटा ये एन रजिस्टर अभी तक तो डिफरेंट थे, मान लो अगर वो कह रहे सपोज दैट दीज ऑल रेजिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि सारे आपस में शेप, साइज, वैल्यू, मैग्नीट्यूड सब में क्या हो, इक्वल हो। आई बात समझ में, जैसे हम कहें कि तुम्हारे आइडेंटिकल कोई है, तो कोई लड़का बिल्कुल तुम्हारी तरह है, मतलब तुम्हारी हाइट का, तुम्हारे जैसा टेस्ट, तुम्हारे जैसा दिखने में, तो वो तुम्हारे क्या हुआ, आइडेंटिकल हुआ। तो अगर हम लिखें इफ ऑल रेसिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल, या बेटा इक्वल भी लिख सकता है वो, आइडेंटिकल, दैट इज उसका मतलब क्या जाएगा, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट 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 Rn इक्वल टू, सारे इक्वल हो जाएंगे। तो इन सबको हम मिला के कह देंगे, सबका मीनिंग क्या है, R। भाई हम कह देंगे कि R1 R2 R3 Rn आपस में इक्वल है, तो इनको हमने एक नाम दे दिया R है, मतलब एक रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, R है, और कई सारे हैं, तो वो सारे आपस में कितने वैल्यू के होंगे, R वैल्यू होगी सबकी, जब आइडेंटिकल है, तो हमने कह दिया R। अब यहाँ RS लिखना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेंस बेटा याद रखिए RS जो हो जाएगा वो R R R प्लस डॉट 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 कितना टाइम्स तक, n टाइम्स तक जुड़ेगा। तो इसको हम जब लिखते हैं मैथमेटिक्स में तो सीधे सीधे n इंटू बोलो आया, NR आ गया। चलो इतना नोट कर लीजिए बेटा। बेटा कुछ कट तो नहीं रहा बोर्ड में, नो तो सही है। ओके चलिए नोट कर लीजिए बेटा।
हो गए सर। हो गया बेटा, ठीक। यस सर। चलिए अब पैरेलल वाला कराते हैं। तो सीरीज समझ में आ गया होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। सिंपल है आप लोग, हाँ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब पैरेलल वाला करते हैं। इसके क्वेश्चन अच्छे होते हैं। अब क्वेश्चन में सिमेट्री अगर आप पहचान गए तो अब ये दिमाग वाली बात होती है, सिमेट्री का कोई ना तो आप तक फार्मूला बना है कि भैया आपको एक टीचर बता दे कि पहचानो ये कौन सी फॉर्म में है, ये कौन सी, बस आपको एक आइडिया दे सकता कि भाई ऐसे ऐसे समझो ये पैरेलल में। खासकर पैरेलल में आसान तब होता है पैरेलल में पहचानना जब ज्वाइंट बने हो। अगर कहीं ज्वाइंट बना है तो आपस में वो पैरेलल में, और ऐसे लाइन से लगे बीच में कोई ज्वाइंट नहीं तो सीरीज। बाकी थोड़ा जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे, उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा एक बात और आपको बता रहे हैं भैया अभिषेक, एसएल अरोरा की बुक आप जो है ले लीजिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ना शुरू कीजिए, अभी आप एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन जो रेजिस्टेंसेस वाले मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है, उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे। अब 50 क्वेश्चन आप जब एक बार कम से कम 50 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, बस वहीं से आपका इतना क्लियर हो जाएगा ये कि अगर एक आध क्वेश्चन आया भी आ जाता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो एक आध क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत नहीं होगा, जरा सा भी टिक कर लिया। दूसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो क्या है, आपका जो कंपटीशन में, जैसे जेईई मेंस अगर आप दे रहे हो तो जेईई मेंस में एक आध क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो टिपिकल आएगा। टिपिकल का मतलब ऐसा नहीं आएगा बिल्कुल सीधे सीधे तुमको दिखा देगा सीरीज में लग रहा है, दिमाग लगाने वाला आएगा। तो अगर तुमने मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी तब वहां दिमाग लगेगा। अगर तुमने 2 ही 4 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो दिमाग चलता नहीं है ना। हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है, हमको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। हर चीज को समझने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, एक बार में कोई चीज नहीं घुसती। तो इसलिए एसएल अरोरा की बुक में रेजिस्टेंस, पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस वाले खूब क्वेश्चन दिए हैं बेटा, तो कर लीजिएगा मैक्सिमम, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में है ही नहीं क्वेश्चन जो आप इतने कर पाओगे। बाकी जितना बताएं एसएल अरोरा से उतना ही पढ़िए, ज्यादा मत करिए, जितना बताते जाए, जब जब बताए वो पढ़िए। अभी तो बस एनसीईआरटी करते चलिए। रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, एसएल अरोरा हो तो कर लीजिएगा, या कोई और रेफरेंस बुक हो जैसे एबीसी की हो उससे भी कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि यार एसएल अरोरा से ही करो, मुझे थोड़ा अच्छी लगती है वो बुक, थोड़ी ठीक ठाक लिखाई है उसकी, इसलिए मैं बोल देता हूँ। लेकिन अगर एबीसी की भी बुक है किसी के पास तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी क्वेश्चन कर लेना। बात एक है, क्वेश्चन नहीं कहीं जाते हैं, क्वेश्चन इधर का उधर कट कॉपी पेस्ट चलता रहता है। चलिए बेटा पढ़ते हैं रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल, पैरेलल में बेटा क्या होती है, करंट डिवाइड होती है, ठीक है। करंट क्या होती है, डिवाइड होती है। लिखेंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है, पहले लिखेंगे सपोज जो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो रेजिस्टेंसेस के एंड होते हैं वो कॉमन पॉइंट से जोड़ दिए जाते हैं। कॉमन जो रेजिस्टेंसेस के एंड होते हैं वो कॉमन एंड बना दिए जाते हैं, दोनों के बीच 1 वोल्ट बैटरी लगा दी जाती है। तो देखा जाए कि अगर जैसे रेजिस्टेंस 10 रेजिस्टेंस लगे, उनकी दाहिनी साइड यानी राइट साइड एक साइड जोड़ दी जाएगी और लेफ्ट साइड जितने इकट्ठे करके जोड़ दिए जाएंगे उनको फिर बैटरी से लगा दिया जाएगा, तो उनको कहते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या था बेटा, एंड टू एंड, एक एंड
एंड एक एंड एक एंड एक एंड, और करंट क्या रहती थी सेम। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दिए जाएंगे सबके एंड, एक तरफ के सारे एंड कॉमन पॉइंट से, एक तरफ के सारे एंड कॉमन पॉइंट से, अब बैटरी लगा दी जाएगी। देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इन पैरेलल। अभी बनाएंगे तो फील आएगा। सपोज R1, R2 and R3 are connected such that are connected such that, एक मिनट हिलाता हूं, such that the current flowing in each of them is not same. ठीक, in parallel combination potential difference across each resistance is same but current is divided. अब बेटा एक बात और याद रखिए, जंक्शन पे जो करंट जाएंगी तो वो इकट्ठी होकर मिल जाएंगी। जंक्शन पे करंट क्या होती है, डिवाइड होती है। जंक्शन पे हमेशा करंट क्या होती है, डिवाइड होती है। तो इसमें करंट डिवाइड होगी, वहां उल्टा याद रखो, कर लोगे आराम से। देखो डायग्राम बनाते हैं। अभिषेक, बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस होता है बताओ। बैटरी और कैपेसिटर में बैटरी का साइन ऐसा बनता है, देखो ये सेल है, एक बड़ा और एक छोटा। चार्ज उतना ही है कि भाई जितना इस पे प्लस है इतना इस पे माइनस है, यानी ये हायर पोटेंशियल वाला रहता है, ये लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में बेटा बस सिंबल का फर्क होता है। देखो बैटरी का ही काम करता है महाराज कैपेसिटर, ठीक है, बैटरी का ही काम करता है। कैपेसिटर भी यार करंट ही प्रोवाइड करा देता है, थोड़ा बस इंस्टेंट करंट प्रोवाइड कराता है, लेकिन है तो करंट दे रहा है, तो वो भी बैटरी का काम करता है। डिफरेंस क्या है भाई साहब, ये दोनों टर्मिनल क्या होते हैं, इक्वल, तो ये कैपेसिटर बन जाता है। एक प्लस होता है, ये भी एक माइनस होता है। भाई ऐसे ऐसे करते हैं, बात तो वही है, ऐसे ऐसे करते हैं। और बैटरी का क्या है, बैटरी या सेल जो है वो ऐसा होता है। तो अभी कभी कोई पूछ ले तो काम वो बैटरी का ही करता है, चार्जिंग का काम करता है। बैटरी भी तो चार्जिंग का काम करती है, करती नहीं करती बेटा। ठीक, ये भी कैपेसिटर क्या कराता है, करंट प्रोवाइड कराता है। ये भी आप भाई ये चार्ज प्रोवाइड कराता है, भैया चार्ज प्रोवाइड कराएगा, चार्ज फ्लो होगा, तो बात तो वही है, करंट दे रहा है। ठीक, और ये यहाँ भाई क्या है, ये बैटरी है, ये भी चार्ज प्रोवाइड कराती, फ्लो करा देती चाहता है, ये भी करंट देती है। तो काम लगभग एक ही है, बस इंस्टेंट के लिए यूज किया जाता है, इंस्टेंट करंट के लिए, छोटी सी देर के लिए, और भाई ये लास्ट टाइम के लिए। ठीक है, सिंबल में डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं। ऐसे मजे में पूछा था आप लोगों से और कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहो बेटा। अब देखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, यहाँ से बेटा करंट मान लीजिए आपने आई निकाली। अब ये देखो जंक्शन आ गया, शहर में घुसे तो पैसेंजर क्या होंगे, अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे। तो यहाँ करंट I1, यहाँ मान लीजिए करंट I2, यहाँ करंट I3। क्यों 3 इसलिए ले ला क्योंकि ये R3, ये R2, मान लीजिए ये R1। और भाई साहब याद रखना, इसके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। वोल्टेज हमेशा क्या रखना है, सेम रखना है। मतलब ए बी पॉइंट के बीच वोल्टेज वही रहेगा जितना यहाँ लगा है, याद रखना। देखो अब तुमने रजिस्टेंस को क्या किया, इनके सारे एंड्स को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ा, इनको सारे कॉमन पॉइंट से जोड़ा, और इन पॉइंट्स को किससे जोड़ दिया, बैटरी से। तो ये हो गई हमारी की, ये की हो गई हमारी, ये करंट जा रही, दुनियादारी का सर्किट डायग्राम बनके तैयार हो गया। ठीक, यहाँ से करंट आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ फिर मिलेगी, फिर क्या बन जाएगी, आई ही बन जाएगी। यहाँ से करंट जब आएगी तो वो आई बन जाएगी।
तो आई बेटा किसके इक्वल हुआ, आई किसमें डिवाइड हुआ, I1 I2 एंड I3 में। तो लिखेंगे सिंस I इक्वल टू I1 I2 प्लस I3। अब ओम्स ओम्स लॉ नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे हेंस I इक्वल टू क्या होता है, चलो लिख लेते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ, I इक्वल टू बी बाई आर। तो लिखेंगे हेंस बी बाई आर, अगर वो वोल्टेज सेम है, बी बाई आर वन प्लस बी बाई आर टू प्लस बी बाई आर, फिर बी तो कट गया बेटा अभिषेक। So this is the formula for the equivalent resistance when the resistors are connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया समझ में? अब इसको तुम Yes, sir. आरपी लिख सकते हो भाई पैरेलल के लिए, ठीक है। Parallel. अब लिखेंगे फॉर एन रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंसेस ही लिख लो वरना कहा रेजिस्टर्स लिखा रहे हैं रेजिस्टेंस। तो हेंस आ जाएगा 1 अपॉन आरपी, ठीक। अगर ये फॉर्मूला किसका बेटा, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। वहां भी अगर आरएस को कोई क्या बोलेगा बेटा, आप ये मत बोलना कि ये रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट या कंबाइंड या इफेक्टिव या नेट या मैक्सिमम, मैक्सिमम सीरीज के केस में, बाकी सब इफेक्टिव के केस में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी बात एक ही है। तो अगर कोई कहे कि ये किसका फॉर्मूला बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोलो है, ये हो गया हेंस R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। अच्छा कुछ बच्चे जानते हो क्या गलती करते हैं, हालांकि आप लोग गलती करोगे नहीं, ऐसी गलती की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में करते हैं ऐसा, उनने फॉर्मूला भी लगाया सही, सब कुछ लगाया सही, और फिर बाद में ये भूल जाते हैं कि यार इसको बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसको रेसिप्रोकल भी करना, क्योंकि 1 अपॉन चल रहा है ना, आपको ये निकालना है, आरपी निकालना है। बच्चे भूल जाते हैं जल्दी में, उसी वैल्यू को लिख के चले जाते हैं, अब वो गलत हो जाता है आंसर वहां पे। तो ये जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा बेटा लिखेंगे फॉर एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, तो वही बात है, दैट इज मतलब क्या हुआ इसका, R1 R2 डॉट 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 Rn, यानी हम कह देंगे सबका क्या है रेजिस्टेंस, R है, से लिख दिया मतलब मान लिया हमने। तो हेंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, कब तक बेटा, 1 n टाइम्स तक हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बेटा मैं इस बॉक्स में लिखे दे रहा हूं, इधर लिखना है इसके बाद। तो हेंस हमारा आरपी जो आ जाएगा वो आ जाएगा उल्टा, तो हेंस तो 1 अपॉन आरपी हो जाएगा बेटा एन अपॉन आर। तो हेंस आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई एन। बोलो आया समझ में, देखो एन से डिवाइड हो गया, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम। क्या होता है बेटा, मिनिमम, ठीक है। छाप लीजिए फटाफट, एक चीज और लिख लीजिएगा, नोट में कहीं पे भी लिख लीजिएगा। मैं इसके बाद बेटा अगर हम कहें सीरीज कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं कितने, एन, हम कहें एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स को एक बार सीरीज में जोड़ा जाता है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए उनका सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल के दिखाइए। तो आर एस अपॉन आरपी लिख लीजिए, कितना होता है, एन आर, ये आर बाई एन, ये कटा, तो यहां से आ गया हमारा आर एस अपॉन आर पी एन स्क्वायर अपॉन 1, लिख लीजिएगा नोट में इसके बाद, ठीक है। छाप लीजिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं, एक आध सरल क्वेश्चन है, अच्छे कराएंगे हम, तो आपको आए हुए ही कराएंगे, आप प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे जितने मिले उतने करो।
छाप लिया? हो गया? ये से हो गया बस। चलिए मैं इधर का मिटा रहा हूं तब तक। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। बस इतना ही आज कराना था, कल पढ़ाएंगे आपको सेल। और अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा डायरेक्ट। मिटा दीजिए, वो नोट रहने दीजिए। ठीक 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 बेटा, कोई बात नहीं, नोट कर। ये बहुत आ जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आया हुआ है सीबीएसई। कब आया है भाई? अरे जल्दी आया है, 2010 में ही आया है, ज्यादा पुराना नहीं है। अब देखो इनने क्या कहा है, लिखा है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R। ओके, साथ साथ लिखते जाइए बेटा, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आप लोग लिखते जाइएगा, 4R रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस 4R is bent in the form, is bent in the form of a circle। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 4R था, उसको एक सर्कल बना दिया, उस वायर का क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया बेंड करके। अब क्या पूछा इनने, what is the effective resistance between the ends of the diameter। बहुत अच्छी बात है। What is the effective resistance between the ends of the diameter। ठीक, चलिए ये कैलकुलेट करना। देखो सोल्यूशन देखो, अभिषेक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, सोल्यूशन देखिए बेटा। एक वायर था, ऐसा था, एक वायर था ऐसा, बड़ा लंबा सा वायर था। अब एक्चुअली एक बात और बताते हैं, रेजिस्टेंस मैंने कितनी बार बताया है आपको, रेजिस्टेंस कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं भी, ऐसा कोई जिंदगी में वायर नहीं बनाती कंपनी। वायर सिंपल नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन उसके रेजिस्टेंस को शो करने के लिए ये सिंबल बनाते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। बाकी वायर में कहीं ऐसी डिजाइन नहीं बनी होती है। तो मान लीजिए कोई वायर है जिसका 4R रेजिस्टेंस है, उसको बेटा बेंड कर दिया, एक सर्कल बना दिया ऐसे, ठीक। अब उन्होंने कहा इसका डायमीटर के जो दोनों एंड है उनके बीच क्या निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कोई डायमीटर ले लीजिए, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे। तो यार हम सीधी सी बात है ऐसे ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और थोड़ी कोई बात है। हमने ए भी ले लिया, ए और बी, ये डायमीटर हो गया, ठीक है बेटा। चलो ये डायमीटर हो गया हमारा। अब इन डायमीटर के अलॉन्ग ही हमको क्या निकालना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी एक ए डाल दिया, एक बी डाल दिया, ठीक। ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर। देखा जाए बेटा तो आधा वायर इधर डिवाइड हो रहा है, आधा वायर भाई डायमीटर के इधर कितना वायर है, जितना आधा वायर था, जितना भी मान लो 10 मीटर लंबा वायर था, तो इधर कितना है 5 मीटर, इधर कितना है 5 मीटर। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बनेगा, इसी चीज को हमें बनाना है ऐसे। देखो ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि 4R रेजिस्टेंस का वायर था, उसको इस तरीके से बेंड किया गया कि वो सर्कल बन गया। अब पूछा है कि सर्कल का डायमीटर है, उसके एंड के बीच में, उसके बिटवीन दी एंड्स कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो भाई साहब देखो डायमीटर के इधर कितना वायर है, आधा, डायमीटर के इधर कितना वायर है, आधा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि भाई साहब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर बेटा लेंथ आधी हो रही तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आधा। यानी आधे हिस्से का रेजिस्टेंस कितना, 2R। आधे रेजिस्टेंस का इस नीचे वाले पोर्शन का कितना भी हो गया, 2R। तो यानी कितना लिखेंगे, 2R। अब तो देख रहा हो बेटा किसमें है, पैरेलल में, तो लिखेंगे सिंस, ऐसे लिख देंगे हेंस, सीधे सीधे 1/R। ठीक, इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए बेटा कैसे लिखेंगे, E∬F लिख दो, अच्छा लग रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको देखो पता है पैरेलल में कैसे होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज नहीं होगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर। हाँ तो बेटा ये कैसे लिखेंगे, 1/2R 1/2R। बेटा कितना हो गया, 1/R इफेक्टिव।
ये हो गया यार 2/2 R। 2/2 बहुत सही, 1/R आ गया। तो उल्टा कर दो बेटा, उल्टा हो जाएगा। हेंस R इफेक्टिव कितना हो गया बेटा, R R के इक्वल। देख रहे हो, मतलब तुमने वायर के रेजिस्टेंस को कम करना सीख लिया कि 4R का वायर है, तुमने R में बना दिया उसका रेजिस्टेंस। तो कैसे बना दो, ऐसा मोड़ दो, R रह जाएगा। ठीक, 1/4 टाइम्स आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया इसका। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जैसे अभी ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था और कुछ था नहीं, सरल क्वेश्चन था। ठीक, अब आप एक और करके लाएंगे, बहुत, चलिए मैं ही करा देता हूं, करके क्या लाएंगे बेटा, ये नोट कर लिया तुमने? नहीं तो कर रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं फटाक से दूसरा करा दूं, ये घर पे कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ले लो बेटा, ले लिया। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन करा चलता हूं। एक और आज बता रहे हैं, कभी भी बेटा जब ट्राइंगल आए, अब कहे कि ट्राइंगल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, मान लो ए साइड ए बी सी, देखो सीख लो। अगर वो कहे ए और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो समझ लेना ये दो सीरीज में और ये इसके साथ पैरेलल में। ठीक, अगर वो कहे बीसी के बीच इफेक्टिव, भाई दो पॉइंट्स के बीच ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला जाएगा। अगर वो कहे बीसी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना तो ये दो सीरीज में आ जाएंगी, ये पैरेलल में। अगर वो कहे एबी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना तो ये दो सीरीज में, ये भाई पैरेलल में। ठीक, ये बात याद रखना, ये रूल है बेटा ट्राइंगल का, और रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप कभी भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। और ये आया है भाई सीबीएसई, कब आया है, पुराने में शायद आया है, 2003 में आया, बिल्कुल 2003 में। लेकिन आईआईटी में आया था बहुत पुराने टाइम पे, जब हम लोगों के, मतलब हम भी नहीं थे यार। आईआईटी 83 में आया, बट क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग लगाने वाला है, छोटा सा है। ओके, क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू of current in the circuit given below। समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बहुत अच्छा है, चलो भाई बनाते हैं। ये 2 वोल्ट की बैटरी या सेल लगा, कुछ भी सही, माइनस प्लस, वो ना बना तब भी माइनस प्लस बना लो, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये अब ये ठीक, चलो तुम हिसाब से बनाना बेटा, तुम बनाने मत, तुम्हें वो बना लेना स्क्रीनशॉट। तो हमारा काम तो आसान है, फटाक से मिटा देते हैं अंगुली से, आप लोग नहीं मिटा सकते। तो ये है, अरे ये कैसा बन गया यार, अब ठीक बना। 30 30 30 30 ओम 30 ओम 30 ओम। अच्छा, एक बात और अच्छी सी बता रहे हैं, कभी भी बेटा इक्वल रेजिस्टेंस हो तो वही वाला फॉर्मूला लगा दिया करो, इफेक्टिव वाला, वही R/N वाला। अगर सारे के सारे इक्वल हो, आइडेंटिकल, तो ये बार बार 1/1 करके लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो दिमाग उससे ही आ जाएगा फटाक से। हाँ, जब भी याद करो, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है और सेम है तो आधा रह जाता है, अगर 3 है सेम है तो तिहाई रह जाता है, 1/3। अगर 4 सेम है पैरेलल में तो 1/4 रह जाता है, उन्हीं का करते जाओ बस उसका। ठीक है, उतने टाइम्स करते जाओ, 1/n टाइम्स, जितने भी हो सेम अगर है। ठीक है, चलिए ऐसे आ जाएगा। उनने पूछा बेटा करंट निकालो, आई भाई आई करंट मान लीजिए जा रही है, आई निकालनी है आपको। ओके, ठीक है, अब देखो बड़ा सिंपल है, यहाँ जंक्शन है, यहाँ डिवाइड होगी, यहाँ डिवाइड होगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से मिलेगी, और फिर से कितनी हो जाएगी, आई। तो बेटा ओम से लगता है करंट निकालने के लिए, I इक्वल टू बेटा V/R। V तो आपके सामने दे रखा है, R पता चल रहा है। तो मैंने क्या कहा, R पता लगाने के लिए ये बहुत अच्छा है भाई, R पता लगाना बहुत जरूरी है। तो हमने कह दिया, नाम दे दिया ABC, बहुत अच्छा। अगर बेटा इस सर्किट को इतना मिटा दें तो बेटा ये कैसे बन जाएगा, ऐसे वाला बन जाएगा। यानी इस ब्रांच के अलोंग, AB पॉइंट के अलोंग क्या निकाल लो आप, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो। तो देखो बेटा ये दो किसमें हो गए, सीरीज में। बेटा फिर इसके साथ ये दोनों किसमें आ जाएंगे, पैरेलल में। आए बात समझ में? तो लिखेंगे सिंस 30 ओम अलोंग AC एंड 30 ओम अलोंग BC, क्योंकि नाम कैसे देखो R1 R2 थोड़ी लिखा, तो अलोंग BC
आर इन पैरेलल, सॉरी सीरीज, सीरीज सीरीज। तो एन सीरीज वाला निकालो तो लिख लेंगे आर डैश, लिख लो बेटा। सीरीज में क्या था, जोड़ दिए जाते हैं सीधे सीधे, 30 प्लस 30, ये हो गया आर डैश 60 ओम। ठीक, अब जो आर डैश आया, आर डैश किनका आया बेटा, आर डैश इनका आया है, इन दोनों का। तो वो जो आर डैश है 30 ओम किसमें आ गया, 30 ओम पैरेलल में। बेटा जो आर डैश इनका आया वो इसके साथ पैरेलल में, तो लिखेंगे सिंस आर डैश एंड 30 ओम किसके अलोंग, ए बी के अलोंग, अलोंग ए बी या इन ए बी, इन लिखना, इन आर इन पैरेलल। हेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को अब हम आर ही लिख लेंगे क्योंकि हमें सरल पड़ेगा आई इक्वल टू वी बाई आर लगाना। तो लिखेंगे हेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर इक्वल टू बेटा पैरेलल में तो 1 अपॉन आर, सॉरी 1 अपॉन आर डैश प्लस 1 अपॉन 30। ठीक, तो आर डैश की वैल्यू बेटा बताओ कितनी आई, 60, 60 और बेटा 30 कितना आया बेटा, इसका एलसीएम 60 आ गया। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन आर डैश, कितना आ गया, इंक खत्म हो गई, थोड़ी डाल लेते हैं, 3 अपॉन 60 यानी 20 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 3 अपॉन 60 यानी 1 अपॉन 20। हेंस आर डैश, अब इसको रेसिप्रोकल करना है 20 ओम, रेजिस्टेंस के साथ यूनिट जरूर लिखें। अब लगाएंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बताएगा भाई करंट आई इक्वल टू क्या होगी बेटा, वी बाई आर। और वी कितनी दे रखी, देखो ये दे रखा है 2, ये कितना है बेटा 20, 1/10 यानी करंट जाएगी सर्किट में 0.1, करंट की यूनिट एम्पियर। आ गया आंसर, छाप लो फटाफट, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और बाकी बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन करके लाओ घर से, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। इससे हो गया, ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे सेल, जो कि आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ा था, सेल बिल्कुल नहीं पढ़ा है। सेल के बारे में कल बढ़िया से पढ़ाएंगे, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए, बाकी रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, बाय।